अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। गाज़ा जो पिछले 2 साल से जंग, तबाही, भूख और लाशों के मलबे तले दबा हुआ है, अब एक नए आलमी तजर्बे की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। सदर ट्रंप के 20 निकाती गाज़ा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले में एक गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस कायम किया गया है और दावा यह है कि ये बोर्ड गाज़ा में अमन, इस्तेहकाम, तामीर नौ और सिफारती हल का रास्ता निकालेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वाकई अमन आ रहा है या एक नया सियासी फ्रेमवर्क मुसल्लत किया जा रहा है। सदर ट्रंप खुद इस बोर्ड के चेयरमैन हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर समेत कई अहम नाम इस बोर्ड में शामिल किए गए हैं और कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म समेत तुर्की, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के रहनुमाओं को इस बोर्ड में शामिल होने की दावत दी है। दूसरी तरफ इसराइल का एक एतराज़ सामने आ रहा है कि बोर्ड के अरकान के नामों पर इससे कोई मुशावरत नहीं की गई। इस वक्त गज़ा की सूरत हाल देखी जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा की 80% इमारतें तबाह हो चुकी हैं। 60 मिलियन टन मलबा हटाना है, लाशें निकालनी हैं, न फटे बम साफ़ करने हैं और लाखों बेघर अफराद को छत और खुराक दरकार है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुज़ाहमती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह करने समेत जंग बंदी बरकरार रखने का चैलेंज भी दरपेश है। तो सवाल ये कि क्या ये बोर्ड वाकई फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी बदल सकेगा या गज़ा एक बार फिर ताकतवर ममालिक की लेबॉर्ट्री बनने जा रहा है। ज़फ़र इलाली साहब, सिंपल सा सवाल इससे यही निकलता है कि इस बोर्ड से क्या अमन आने जा रहा है और साथ ही जो पाकिस्तान को दावत दी गई है इस बोर्ड का हिस्सा बनने की, क्या पाकिस्तान को ये दावत कबूल करनी चाहिए? पहली बात है तो कुछ नहीं होने वाला है। किधर है ये सीज फायर जो इन्होंने कहा सीज फायर? जब से इन्होंने कहा है सीज फायर 2 महीने पहले 400 तो फिलिस्तीनियों मारे गए, मर्डर्ड बाय इजराइल, कत्ल किए गए। ट्रंप कहता है कि बोर्ड लगाएं तो एडमिनिस्टर करें टेरिटरी को और कहता है 60 हेड्स ऑफ स्टेट्स और खुद चेयरमैन होगा। ये तो ठीक कहा किसी ने कि एक मिनी यूएन बना रहा है। ये कर क्या रहा है यार? 60 लोगों हेड्स ऑफ स्टेट का एक बोर्ड बना रहा है। ये कैसे चलेगा? आप समझते हैं 1 मिनट के लिए कि इस किस्म का ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है? और खुद हेड ऑफ स्टेट है और कौन है बोर्ड में? उसका रिश्तेदार, सन इन लॉ, उसका जो दामाद है वो है, उनके क्रोनीज हैं। यार इट इज अ ह्यूज अनवील्डली बॉडी। और क्या? और देखिए कमाल है, एक वेस्टर्न जनरल अमेरिकन जनरल को हेड ऑफ द फोर्स बना रहा है। वो जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है जो भी है उसका हेड ये इनको उसको बना रहा है। क्या आप समझते हैं जब वो हुक्म देगा एक मुसलमान जो हमारे कंट्रीब्यूशन जो हैं जो भी हो उनको कहेगा फायर एट पैलेस्टीनियंस, वो करेंगे? वो ट्रूप्स उसकी ऑर्डर्स ओबे करेंगे और अपने हम वतनों पे हम जो हमारा रिलीजन है सेम रिलीजन पे फायर करेंगे एक अमेरिकन के ऑर्डर पे फलस्तीन में? कम ऑन, बी सीरियस। 1 मिनट ये नहीं चल सकता है। और मैं तो समझता हूं अगर मलानिया और व्हाइट हाउस का जो बावर्ची, इन दोनों को उसने अलग कर दिया है, उसको पता नहीं क्यों उसको इस कमेटी में नहीं लाया है। इट इज एवरीबॉडी एल्स इज देयर, इट्स नॉनसेंस। और ये जो है कि हमारा कंडीशन, हम कैसे जा रहे हैं भाई ऐसे चीज में? हाँ ठीक बात थी, हमने कहा कि अगर एक स्टेबलाइजेशन फोर्स आ रहा है ठीक से उसको करेंगे, वी विल प्ले आवर रोल। That role will be a stabilization role. It will not be a police role. It will not be a role to fight. It will be a role to monitor and generally help. मगर ये तो ये कर रहा है। I cannot imagine for 1 minute कि ये आदमी सीरियस है। मैं आपको बता रहा हूँ वाकई ये रिवियरा बनेगा, कसिनोज बनेंगे। और जो आपने बताया है जो कितने मन कंक्रीट को निकालना पड़ेगा और करना पड़ेगा, इट्स इज अ ह्यूज अंडरटेकिंग, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इट विल कॉस्ट। इसलिए 60 लोगों को उसने लगाया है इसको। देखिए सीधी सादी बात है, पाकिस्तान के अवाम का एक मैसेज होना चाहिए, हमारे हुकूमत से एक मैसेज होना चाहिए कि हम जाएंगे, हम हर चीज करेंगे इसको स्टेबलाइज और मदद करने के लिए, बट वी विल नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल सर्व अंडर फॉरेनर्स हु कैन ऑर्डर अस इनटू एक्शन अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस। नंबर 2, कब गजा
फ़लस्तीनी कंट्रोल में वापस जाएगा। एक टाइम मुकर्रर करो, व्हेन विल द PLO टेक चार्ज ऑफ गाजा अगेन। और नंबर 2 कि ये पैलेस्टीनियन स्टेट जो बार बार UN जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस कहते हैं, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द UN चाहती हैं कि एक अलग पैलेस्टीनियन स्टेट हो, वो कब होने वाला है। ये 2 चीज़ें जब तक डेट्स नहीं दिए जाएंगे, आई थिंक वी शुड बी वेरी केयरफुल। और खुदा के लिए कोई फायरिंग हमारे फोर्सेस से किसी मुसलमान फोर्स पे नहीं होना चाहिए। शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। ठीक है, पीजे मीर साहब, अमन बोर्ड है, फ़लस्तीन को इसके ज़रिए अमन मिलेगा, ये दावे हैं, मगर सरमायाकारी और सिक्योरिटी आलमी ताकतों के हाथ में जाने वाली है, ये फ़लस्तीनियों को सर्व कैसे करेगा? देखिए, जो हिलारी साहब ने बातें की है ना, ये एक रियलिस्टिक बातें उन्होंने की हैं, लेकिन अफसोस ये है कि ऐसी चीज कभी भी नहीं होगी। आपके पास इस वक्त जो रेनिंग मोनार्क है वो है प्रेसिडेंट ट्रंप, जो कि इस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट वेनेजुएला का भी है, अभी कोलंबिया का भी बन जाएगा, ईरान को भी वो थ्रेट कर रहा है। तो ये आपका एक यूनिवर्सल प्रेसिडेंट है आपके पास, जो कि कमांड कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है पूरी दुनिया को। ग्रीनलैंड के अंदर भी आ रहा है ये। अब बात यहाँ आती है कि जब हिंदुस्तान एक कवर के अंदर इस तरह की बातें करेगा, तो आप देख लो कि आपके रीजन में भी कभी पीस नहीं आएगी। सो बेसिकली जो गाजा के अंदर हो रहा है, हमने हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने पहले कह दिया है कि हम आएंगे आपके पीस फोर्स के, बट वी विल नॉट डिसआर्म हमास। वेरी गुड, हम क्यों भाई डिसआर्म करें उनको, उनकी फ्रीडम मूवमेंट है ये। लेकिन एक जो रेज हो रहा है क्वेश्चन, पूरी अभी इस पे बहुत ज्यादा कॉन्डेमनेशन है, ये जो कमेटी बनाई है कि जिसके अंदर आर देयर एनी अरब्स इन इट, आर देयर एनी मुस्लिम्स इन इट, आर देयर एनी दोज पीपल हु कैन स्पीक इंडिपेंडेंटली इन इट। टोनी ब्लेयर को आपने बनाया है, इनवाइटिंग अ लॉट ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। अभी यही मैं बता रही थी कि उन्होंने तो इनवाइट किया है, बट हमें क्या करना चाहिए? नो होल्ड ऑन, इनवाइट है तो ये पहले इंस्टॉल किस तरह हो गए, इनको किस तरह इंस्टॉल किया? Who invited them? Who asked them? Authority. I mean, is Jared Kushner an authority on mediation? He's a businessman. Right. वो तो अपने बिजनेस को देखेगा उधर। ठीक है जी। टोनी ब्लेयर को आप बात करते हैं, टोनी ब्लेयर हैज बीन बाय, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये टोनी ब्लेयर जो है, बाय हिज ओन एडमिशन, ही इज सेड that he made the biggest faux pas as far as the Iraq war was concerned. जब ये weapons of mass destruction पे they followed and violated the Security Council. यहाँ जो बात आ रही है कि टोनी ब्लेयर को आप उसको रख रहे हैं उस एरिया के अंदर जिसने पहले मुसलमानों के साथ ये किया, जबरदस्त कॉन्डेमनेशन है इसके ऊपर। ठीक बात है। अब यहाँ हमने देखना है as far as we are concerned as Pakistanis कि what do we do? Do we sit on the fence and watch? Do we see what the Arab world does? Unfortunately, we're all compromised. मैं आपको बड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ, we're all compromised. हम उस वक्त तक ठीक होंगे जब आप ईस्टर्न या जो हमारा इस्लामिक ब्लॉक है, या आई शुड से इस्लामिक, ईस्टर्न ब्लॉक जो है वो तकड़ा ना हो। जब तक ये तकड़ा नहीं होगा, ये जो आपका एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला और ये जो आदमी है, ये आपके साथ पड़ा करेगा। इसकी नफरतें जो हैं चाइना और रशिया के लिए इतनी सख्त हो गई हैं कि ग्रीनलैंड को अभी आप देखेंगे, उसने कहा वन वे और दी अदर, उसने क्या टैरिफ लगा दिया है, 10% से 25% कर दिया है कि जून में हो जाएगा। कि अगर, और क्योंकि ये जो डेनमार्क और ये जो यूरोपियन कंट्रीज गई हैं उधर ग्रीनलैंड में, उसने कहा है आई डोंट नो फॉर व्हाटएवर रीजन दे हैव गॉन, लेकिन इन पर टैरिफ ठोक दूंगा मैं, और ये आगे भी बढ़ेगा। So he is playing a very dangerous game, and this game is in my opinion, जिस तरह World War I में First World War में आर्चड्यूक फर्नांडिस को आपने साराजेवो में असैसिनेट किया था, ये वही एक तस्वीर बन रही है। नजमुल साकिब साहब, गाजा बोर्ड ऑफ पीस कितना पीसफुल लग रहा है आपको, कितना बेनिफिशियल लग रहा है टुवर्ड्स द पैलेस्टीनियंस, और इस्लामी ममालिक इसमें आपको कहाँ खड़े नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर से पाकिस्तान?
देखिए पीस तो इसमें है ही नहीं, ये बोर्ड ऑफ पीस में बोर्ड तो बनता नजर आ रहा है, पीस किधर है? पीस आता नजर नहीं आ रहा। ये जो आपका गजा अमन प्लान है या गजा पीस प्लान है, इसमें गजा तो है, प्लान तो नजर आ रहा है, पीस किधर है? आपने फैसला करना है, आपने ये नहीं देखना कि कितने ममालिक आ गए हैं। यूनाइटेड नेशंस का वो जो कोऑर्डिनेटर है ऑन मिडिल ईस्ट वो इसमें है कि नहीं है, टोनी ब्लेयर की सीवी क्या कहती है, मार्को रूबियो की यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, हमारा इससे क्या लेना देना? ठीक बात। वो किन को रखते हैं किन को नहीं रखते। हमें तो ये है कि आज जो हमें खबर मिली है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने डायरेक्टली राब्ता किया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से और कहा है कि इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करें। ये एक सिफारती यूं समझिए चैलेंज है इस वक्त आपके सामने और वो बहुत आसान है इसका हल। बताता हूं जी। आपका ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसका मैंडेट क्या है? क्या इसके मैंडेट में कहीं भी वो चीज है जो आपका असूली मौकफ है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए? कहीं नहीं है। क्या इसमें फलस्तीन का जिक्र है कि फलस्तीन एक अलग रियासत बनेगी? कहीं नहीं है। और अगर फलस्तीन का नहीं है तो अमन किस चीज का आएगा? लिहाजा यह फैसला करना तो बहुत आसान है कि यह बोर्ड ऑफ पीस और वो जो दस्तावेज है जो कि 60 से ज्यादा सरबराहान को भेजी गई है कि यह हमारा गवर्नेंस का प्लान है और यह हमारा ड्यूरेबल पीस का प्लान है। 2 चीजें उसमें बता रहे हैं कि इसमें गवर्नेंस होगी और वो लॉफुल होगी, यानी कानूनी तौर पे यानी हाकमियत होगी, और नंबर 2 कि ये ड्यूरेबल पीस के लिए है। आपके ख्याल में ऐसा आप कोई एक आम ऑर्डिनरी प्रूडेंस के आदमी से पूछें कि ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। अब क्या आपने करना है? आपने जवाब देना है और जवाब जो है वहां पे आपकी डिप्लोमेसी, सिफारतकारी और वो अक्लो शऊर काम आता है। एकदम से इनकार नहीं करते। एकदम से इनकार करते तो यूनाइटेड नेशन को घर भेजे ना। ये सारे सिफारत खाने बंद करें अपने दुनिया भर में जो आपने बनाए हुए हैं, फॉरेन ऑफिस पे ताला लगाएं, अल्लाह ला खैर सल्लाह, इनकार करें या इकरार करें। फॉरेन जो पॉलिसी होती है, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है या जो आपकी डिप्लोमेसी होती है, उसमें तो आप रास्ता निकालते हैं। तो उसूली आपने फैसला किया कि इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बनना। अगर तो इनकी टर्म्स ऑफ कंडीशंस ये हैं जी, टर्म्स एंड कंडीशंस अगर ये हैं, नहीं बनना इसका हिस्सा और अमेरिका को नाराज भी नहीं करना, तो ये हमारे डिप्लोमेट्स को पता है। अब यह है कि हमारी क़यादत जो है वो हमारे सिफारतकारों को सुनती है कि नहीं सुनती, ये उनकी मर्जी है। लेकिन होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, क्योंकि आपकी इस वक्त जो ट्रेजेक्ट्री है अमेरिका के साथ, जो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, उसको स्टेक पे मत लगाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा संजीदा हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन। लिहाजा फूंक फूंक के कदम रखिए, एकदम से इनकार ना कीजिए और उनको बताइए कि हमारे जो ये है ना जितने भी पाकिस्तानी हैं, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनमें से एक आवाज आएगी कि आपके फौजी जो हैं, कोई बलूच रेजिमेंट को पंजाब रेजिमेंट के जो हमारे फौजी हैं वो जाके फलस्तीनियों पे गोली चला रहे हैं। इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ इस किस्म का आर्ग्यूमेंट लें और उनसे कहें जी कि हम बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने को तैयार हैं, जरा टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी चेंज कर लेते हैं और 2 स्टेट सोल्यूशन इसमें डाल लीजिए। रात से हम देख रहे हैं सुबह तक और अब शाम तक कि कराची का गुल प्लाजा जलता रहा और शहरी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। शहर के मरकजी इलाके में आग भड़कती रही, धुआं फैलता रहा, लोग दम घुटने से जाने गंवाते रहे, लेकिन जिस क़यादत को मौके पर होना चाहिए था वो मंजरनामे से गायब रही। 20 घंटे गुजर चुके हैं, अब तक आग मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आ सकी है। इमारत के 3 हिस्से गिर चुके हैं, मुकम्मल इन्हदाम का खदशा बरकरार है। इस सानहे में 6 अफराद अब तक की इत्तलात के मुताबिक जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें एक फायर फाइटर भी शामिल है। 30 जख्मी हैं, जबकि 11 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 1200 से ज़ायद दुकानों पर मुश्तमिल इस प्लाजा में ना मुनासिब फायर सेफ्टी थी, ना हंगामी अखराज के रास्ते थे और ना ही फौरी रिस्पांस के मौसर इंतजामात। हैरान कुन तौर पर मेयर कराची ना मौके पर पहुंचे फौरी तौर पर, ना मुतासिरीन से उन्होंने मुलाकात की, सिर्फ बयानात और वजाहतें सामने आती रहीं। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने गुल प्लाजा का दौरा तो किया, लेकिन मोहतात अंदाज में हुकूमती मौक़िफ़ पेश करते हुए ये कहा कि ये मुमकिन नहीं है भाई कि हुकूमत डंडा उठाकर सब कुछ दुरुस्त करा दे। डिप्टी मेयर कराची भी सूरत हाल से बेखबर दिखाई दिए, ताखीर से गुल प्लाजा पहुंचे। इस तमाम अरसे में आग भड़कती रही, इमारत गिरती रही, कीमती जानें ज़ाया होती रहीं। गुल प्लाजा की
आग नाजरीन सिर्फ एक इमारत को नहीं जला गई बल्कि ये हुकूमत के दावों को भी राख कर गई है। इल्ज़ामात ये सामने आए हैं ताजरों की जानिब से, हम देख रहे थे पूरा दिन टीवी पर, कि सानिया इदारों की गफलत का नतीजा है कि SBCA और बिल्डर माफिया की मुबैना मिली भगत से इमरजेंसी एग्जिट तक पर दुकानें तामीर कर दी जाती हैं। कुछ आदादो शुमार भी सुन लें, चौंका देने वाले हैं, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। KMC के मुताबिक कराची में रोज़ाना औसतन 6 आग लगने के वाक़यात होते हैं। पिछले 5 बरसों में 1515 कमर्शियल, 1952 रिहायशी और 1203 फैक्ट्री फायर्स रिपोर्ट हुई हैं। कवानीन मौजूद हैं, फैक्ट्री एक्ट है, सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 है, कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस 2002 है, जो स्प्रिंकलर सिस्टम्स, फिर फायर अलार्म्स, फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स और स्मोक शैफ्ट्स और फायर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स को लाजमी करार देते हैं। ये कवानीन मौजूद हैं, हत्ता कि करीबी फायर स्टेशन से बराह रास्त सिग्नल की शर्त भी है। सवाल यह है कि जब कवानीन मौजूद हैं तो अमल दरामद क्यों नहीं है, इदारे इख्तियारात के बावजूद क्यों नाकाम दिखाई देते हैं और शहरी हर रोज़ इस कीमत को क्यों चुका रहे हैं। PJ मीर साहब, बिलावल भुट्टो साहब कुछ दिन पहले हुकूमत की कारकर्दगी बता रहे थे और बड़ी अच्छे अंदाज उन्होंने पेश किया कि कितनी बेहतरी आई है गवर्नेंस में, लेकिन 2 दिन बाद ये वाक़या पेश आ जाता है जिसमें ये पता चलता है कि जो बेसिक फायर सेफ्टी का एक्ट है उसी पर अमल दरामद नहीं हो रहा इमारतों की कंस्ट्रक्शन की अप्रूवल देते हुए। फिर सिंध हुकूमत हमें डिफेंसिव नज़र आती है इस तरह के वाक़यात हो जाएँ। सईद गनी साहब कह रहे हैं कि जी ये हुकूमत का काम नहीं, डंडा दो। फिर किसका काम है अगर हुकूमत का काम नहीं है? ये आपके मेयर का काम है। जब आपके मैन होल्स का इशू हुआ था तो हम कैसे कर सकते हैं, इतनी जल्दी हमें तो पता भी नहीं है। बात यह है कि जब भी पूरे पाकिस्तान छोड़े, अभी तो कराची की हम बात करें, पूरे पाकिस्तान में जब कोई डिजास्टर आता है तो फिर हमारे सवाल उठते हैं, हाँ जी ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, इसको कैसे ठीक करें, ये पहले क्यों नहीं किया। ये हम पहले क्यों नहीं सोचते हैं, हम रिएक्टिव क्यों होते हैं, हम प्रोएक्टिव नहीं है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, हर शो में मैं कहता हूँ प्रोएक्टिव नहीं है हम रिएक्टिव हैं। और आज वही बात है, सारा दिन, सही कहा आपने, कल रात के लगे में सारा दिन टेलीविजन के ऊपर ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ। किसी ने सोचा था कि कराची के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजर्स बैठे हुए हैं, कराची के अंदर हाइड्रेंट्स होते थे, फायर हाइड्रेंट्स, चाहे कोई आग लगे, ये अंग्रेज लगा के गया था यार। और अब देखो हमने क्या किया, जो अंग्रेज करके गया हमने उसका बेड़ा गर्क ही कर दिया। फायर हाइड्रेंट्स कोई नहीं आपके पास, ओके चले। उसके बाद आपके जो फायर ब्रिगेड्स हैं, ऑब्सोल्यूट किस्म के फायर ब्रिगेड्स हैं, आपके पास एडिक्वेट है नहीं। कराची की आबादी देखें, आपके पास कितने ये फायर इंजन्स हैं, मुझे बता दें। आर दे स्टेट ऑफ द आर्ट फायर इंजन्स और नॉट? नो दे नॉट। अच्छा जी, उसके बाद आपके जो फायर ब्रिगेड वाले हैं, आर दे फुली ट्रेन्ड? आई नो फॉर श्योर दे नॉट। द क्वेश्चन इज, आप इनकी एक्सरसाइजेस कराते हैं, आप इनकी मॉकअप्स कराते हैं कि इन दी इवेंट ऑफ अ फायर इवैक्यूएशन क्या है। ये जो बिल्डिंग्स है, मैं इसमें भी आपको बताता हूं, लेकिन उसके साथ साथ सारा काम कराची के शहरियों ने किया है। बाद में फायर ब्रिगेड लेट आई है, सारों ने किया है। और क्यों? क्योंकि आपकी सिविल डिफेंस ही कोई नहीं। एक सिविल डिफेंस फोर्स होती है कि जब एक सिविलियन को डिजास्टर होता है, दे गो एंड हेल्प आउट। वो ARP के जो लोग होते हैं, जो भी होते हैं, ये आके ये काम करते हैं। आपका है कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, कहीं भी नहीं। ये एक था एक जमाने में 60s and 70s में ये था, उसके बाद इट वेंट डाउन द ड्रेन। ये जो आगे लगती हैं, ये जो आग लगती है, ये क्यों लगती है, ये किसकी कोताही किसकी है? लोगों पे मत छोड़े आप। इसकी कोताही है आपकी KESC पे, जो मैं कराची की बात कर रहा हूँ। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ये क्यों नहीं अपने वो जो इंस्पेक्टर्स हैं जाके देखें कि इनकी तारें ठीक हैं या नहीं है ठीक। आपने तारें जोड़ी हुई हैं, जो ग्रिड्स हैं एक्सपोज्ड हैं, बारिश आती है, तार नीचे गई, 4 बच्चे मर गए या 4 लोग मर गए। ये हमारा एक नेचुरल एक डिजास्टर हमने खुद क्रिएट किया हुआ है। हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। प्लानिंग की आप बात करती हैं, याद रखना पूरी दुनिया के अंदर कोई भी बिल्डिंग जब बनती है, आपने वो देख लिया कि नाले के ऊपर पता नहीं किसने परमिशन दे दी, वो पूरी बिल्डिंग के अंदर नाले में चली गई कराची में। आपको बताऊं, पुलिस, हेल्थ एंड सेफ्टी, उसके बाद ये आपके फायर ब्रिगेड वाले, आर्किटेक्ट, ये सब बैठते हैं, एक प्लानिंग की परमिशन देते हैं। आप नहीं देते। आप क्या करते हैं, एक ही डिपार्टमेंट है, हाँ जी
बना दो उसको। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? आपका गैस वाला आता है, आपका बिजली वाली आती है, आपकी जो रोड बनी है उसको खोदना शुरू कर देते हैं। फिर आप उसको रिपेयर करते हैं और रिपेयर भी सही नहीं होती है, फिर वहां फ्लडिंग हो जाती है। हमने इतना हैजर्ड और एड हॉक हम काम करते हैं और बाद में हम कहते हैं ये जी ये किसका कसूर है? हाँ। ये कसूर आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स का है सर, बिल्कुल। ये कलेक्टिव मसला है, कलेक्टिव मसला है, किसी एक डिपार्टमेंट का मसला नहीं है। और वही बात है कि डिपार्टमेंट्स को हेड करती है गवर्नमेंट, तो फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट का मसला है। नजमू साकिब साहब, प्रिवेंटिव मेजर्स जो लेने चाहिए वो भी नहीं होते। इमारत की कंस्ट्रक्शन से शुरू करें और फिर फायर सेफ्टी मेजर्स की बात करें, वो भी नहीं होते। फिर जब हादसा हो जाता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट तो क्या करना, उसको मैनेज करने के लिए भी रिसोर्सेज नहीं है। अभी मैं खबर देख रही थी कि हर 20 मिनट बाद फायर फाइटर्स को जो गाड़ियाँ थी वाटर बाउजर्स, उनको वापस जाना पड़ा था फिल करने के लिए, क्योंकि पानी नहीं है। पीने के लिए पानी नहीं है, टैंकर्स हैं, अरबों रुपए का वो पानी कमाते, पैसे कमाते हैं। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? क्या आपके ख्याल में वो पानी इधर इस्तेमाल करेंगे? वो बिजनेस क्यों ना करें? आपने कहा क़यादत नहीं पहुंची। अगर क़यादत पहुंच जाती तो क्या आग बुझ जाती? आपके बल्दिया के सारे लोग पहुंच जाते अपनी टीम के साथ, वो उसके चेयरमैन पहुंच जाते तो वो जाने बचा लेते। सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, आपने बताया कि 6 अमवात होती हैं, 6 आग लगती हैं, यानी आग के 6 वाकयात पेश आते हैं ऑन एवरेज एक दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि 2160 दफा 2160 दफा पूरे साल में आग लगती है दुकानों को, मकानों को, वगैरह वगैरह। तो क्या ये पहला वाकया पेश आया है? अगर 6 वाकयात रोजाना आते हैं तो इस वक्त हम किस चीज का चर्चा कर रहे हैं, किस चीज का रोना रो रहे हैं? सैलाब के जाते ही चले आए हो तुम भी, सैलाब के जाते ही चले आए हो तुम भी, जब अपनी तबाही पे मैं रोया तो कहां थे? सवाल यह नहीं है कि बिल्डिंग खराब थी, सवाल ये नहीं है कि किसी ने कोई यानी शॉर्ट जो आपका सर्किट हुआ वो खुद कराया, सवाल ये भी नहीं है कि ये कोई बिजनेस कंपटीशन था, सवाल ये भी नहीं है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो किसी के खिलाफ जाती थी, उनको जला दिया गया है। सवाल ये है कि जब इन 1200 दुकानों के मालिकों ने ये दुकानें खरीदी थी जिसमें कपड़े का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये वो सारा कुछ था, तो वो जो बुनियादी सवालात होते हैं वो किए थे कि इस बिल्डिंग की हालत क्या है, इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या है। तो ये दोनों तरफ से है। अच्छा। एकदम से हमें हुकूमत पे या यानी वो जो मुतल्लिका लोग हैं उन पे नहीं डालना चाहिए। उनका तो बुनियादी काम है, इजाजत तो उन्होंने दी यानी बेचने की, उन्होंने इजाजत दी कि इसकी बुनियादें ऐसी रखी जाएं, ये इमारत बन रही है। उनका काम है कि डेली बेसिस पे देखें कि कौन सी इमारत बोसीदा हो रही है, किसने टूट जाना है, किसकी छत गिरनी है, कौन से घर में किस तरीके से कितने लोग हैं और उनको किस तरीके से आपने महफूज करना है। अच्छा, वो नहीं कर रहे, हम भी तो अपना काम नहीं कर रहे ना, हमें भी तो वो सस्ती मिल रही है। इमारत बोसीदा है, दुकान सस्ती है, मैं खरीद लूंगा और फिर कहूंगा जी हमें देखिए ये। तो ये दो तरफा है। बॉटम लाइन क्या है कि ये जो बाद में आपको ख्याल आता है ना, वो जो बाउट होती है ना बॉक्सिंग की, वो मुक्का जो आपको मैच के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। लिहाजा ये वक्त जो है ये सिर्फ हम बातें कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। और 12 अगस्त को हमें पता लगता है कि 14 अगस्त आ रही है, 21 अप्रैल को हमें पता लगता है कि 23 जो है ना, यानी 21 मार्च को पता लगता है कि 23 मार्च आने वाली है। वो बाबा सारे साल से आपको पता है। ठीक है, चलो। तो ये सारे का सारा जो है आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। ठीक है जी। हिलाली साहब, आप क्या कहेंगे कि किसकी गफलत है, किस पर डालना चाहिए हमें इल्ज़ाम? आवाम का भी कसूर है, इंतज़ामिया क्या कर रही है, कवानीन मौजूद हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा? देखिए, सीधी सादी बात है, जैसे सब लोगों को पता है, ये तो हर साल कम से कम 10 दफ़े कैमरास जाते हैं इन जगहों को फोटोग्राफ करने के लिए और रिले करने के लिए कि ये जल रहा है, वो जल रहा है। बल्दिया फैक्ट्री में कुछ साल पहले आपको पता है 60 लोग मारे गए थे। मगर आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। लियाकताबाद मार्केट, जैनब मार्केट सदर, रीगल चौक और भी और मार्केट्स हैं, ये सब अंडरग्राउंड है।
नाउ कैन यू इमेजिन, ओ माय गॉड, ये जो अंडरग्राउंड मार्केट्स हैं, बेसमेंट से नीचे, बेसमेंट्स में हैं, इधर का एग्जिट किधर है भाई? वेयर इज द एग्जिट? देयर आर नो इमरजेंसी एग्जिट्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो नेचुरली इधर आग लग रहे हैं, नेचुरली पीपल विल सफर, पीपल विल डाई। माय गॉड, मैं तो आपको बता रहा हूं कि अगर कोई एक इंस्पेक्टर को बुला ले पाकिस्तान, कराची में रखे, इधर अर्थक्वेक्स का इम्कान है और एक दफे आएगा, वो आना ही है, इट इज ओवर ड्यू। और जब वो आएगा, आई थिंक कि ये सिटी में कोई कुछ किसी को मदद नहीं करना, बस जो बच गए हैं वो निकल जाएं, इसको एक बड़ा सा पोल खत्म करके लगा के कह दे ये कब्रिस्तान हो गया है। क्या बिल्डिंग्स है, माफ करिए, घर, ये कौन इंस्पेक्ट करता है ये घर को, आके कहता है दिस हाउस इज वेल मेड? कौन कहता है कि सीमेंट और ब्रिक्स और लोहा ठीक तरीके से गिरे गए? नोबडी। ठीक है, ठीक है। यू नो आप यकीन नहीं करेंगी, मैं आप एक लास्ट यकीन नहीं करेंगी, कितने मुल्कों में मैं रहा हूं ड्यूरिंग माय करियर। आपने कभी मेन रोड के नीचे गटर देखा है? मेन रोड के नीचे गटर्स, साइड्स में होते हैं गटर। तो किसी को मैंने जाके कहा, भाई ये मेन रोड के नीचे गटर्स हैं, और एंड सडनली वो कोलैप्स हो जाता है, एंड इन द मोस्ट एलीट एरिया ऑफ टाउन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जवाब क्या मिला? जी जी, कहने लगा जी, जवाब ये मिलता है कि जी हमने तो इसको बनाया, अब दूसरों लोगों को भी मौका होना चाहिए कि कुछ काम और कंस्ट्रक्शन बस यही बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करते रहते हैं एक दूसरे पर, ब्लेम गेम। नजमुल साकिब साहब, आज के सवाल। शुक्रिया सैयदा। पहले ज़रूरी सवाल है, आज के दोनों सवाल बहुत संजीदा हैं जी। नेतन्याहू ने सोमाली लैंड को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत तस्लीम कर लिया है। सोमाली लैंड सोमालिया का एक इलाका है जो 1991 से ख़ुद को एक आज़ाद मुल्क कह रहा है। ज़रूरी सवाल ये है कि नेतन्याहू साहब, आपको दूर दराज अफ्रीका के एक मुल्क में हक़ खुद इरादियत की तहरीक तो नज़र आ गई, बगल में पड़े ज़ख्मी फ़लस्तीन को भी अलहदा रियासत मान लेते तो क्या हर्ज था? ठीक है। आज का गैर ज़रूरी सवाल, कुछ अर्सा पहले स्टॉक मार्केट जो 100 है उसका इंडेक्स 50,000 भी ना था, गरीब की जेब खाली थी। आज इंडेक्स 1,80,000 से 1,80,000 से तजावुज़ कर चुका है, गरीब की जेब वैसे ही खाली की खाली है। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि कल अगर स्टॉक मार्केट 1,80,000 से 5 लाख तक चली जाएगी तो क्या गरीब की जेब ऐसे ही रहेगी खाली की खाली? नाज़रीन, ये सवाल आपके लिए छोड़ के फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।